हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। जो आज हमारा टॉपिक है, विविध प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और आज ये हमारी जो पॉलिटी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी, उसमें आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? यानी कि एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज है, कानून कब पारित किया गया? तो ये किया गया है 1996 में। कब किया गया है? 1996 में ये पारित किया गया है। और ये आप देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बोला है कि भारत में संसद द्वारा पंचायत यानी कि एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में किसके भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों, कौन कौन से 10 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो ये कितने राज्य हैं? इसमें टोटल 10 राज्य शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें संविधान की मूल संरचना जो है उसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 में प्रतिपादित की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। तो किन प्रावधानों से है? जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित युग्म में से बताना है, युग्म दिए हैं यहाँ पे, और कौन सा बताना है सुमेलित नहीं है। कुछ राज्य दिए गए हैं और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो बताई गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। गोवा की बात करेंगे तो गोवा में है 40। यूपी की बात करेंगे तो यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403। कितनी? 403 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ मणिपुर में 62 सीटें नहीं है, मणिपुर में है 60। कितनी सीटें हैं? मणिपुर में है 60, ना कि 62। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में 62 ना होकर यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 60। और ये एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, जो मणिपुर की सीटें हैं वो दी गई हैं 60। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। सूची 1 दिया है, सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। सूची 1 में कुछ कोड दिए गए हैं और उनके लागू होने का वर्ष यहाँ पर बताया गया है। तो पहला कोड है यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये कब किस वर्ष लागू हुआ था? इंडियन पीनल कोड की बात है। और नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और चौथा है पुलिस कोड। तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो लागू हुआ था 1859 में, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। इंडियन पीनल कोड तो 1860 में लागू हुआ था, इंडियन पीनल कोड, दैट मीन्स बी का हो जाएगा 4। और सी में है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका हो जाएगा 1862।
दैट मीन्स सी पे 1 हो जाएगा एंड डी का हो जाएगा 1861। पुलिस एक्ट का क्या हो जाएगा? पुलिस एक्ट लागू हुआ था 1861 में, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 4 3 1 नहीं, 2 4 1 3, ये किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीचे भी यही दिया गया है सेम। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 एंड पुलिस जो एक्ट है वो हुआ था लागू 1861 में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बोला है कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं कि वो प्रावधान किस स्रोत से या किन देशों के स्रोत से लिए गए, तो आपको बताना है। इसमें बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। आपात के उपबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग, तो ये वित्त आयोग किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है। और चौथा है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ पे वित्त आयोग की जगह क्या होना चाहिए था? वित्त आपात। जो वित्त आपात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वित्त आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ना कि वित्त आयोग। इसमें भी नीचे यही दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका से स्रोत लिया गया है वित्तीय आपात का, ना कि वित्त आयोग का। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ संस्था दी गई हैं और उनके स्थापना के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, बिल्कुल सही है। अंतरराज्य परिषद 1990 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1954, तो 54 नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 1952। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 1952 में। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1954 में नहीं बल्कि 1952 में हुआ था और इसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताना है। यहाँ पर कुछ न्यूनतम आयु दी गई है और उनके ऑफिस पद यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें आपको मैच करना है। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 35। और पंचायत सदस्य की, तो पंचायत सदस्य की होनी चाहिए 21 वर्ष। राज्य विधानसभा सदस्य की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा जो सदस्य हैं उनकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और विधान परिषद की, तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी आयु मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इसका मतलब है इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नीचे भी वही दिया गया है। 21 वर्ष किसकी आयु होनी चाहिए? पंचायत सदस्य की। 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य की। 30 वर्ष राज्य विधान परिषद की। और 35 वर्ष है जो भारत के राष्ट्रपति की मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया है। तो पहला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसको। दूसरा है बोनस भुगतान अधिनियम, इसको भी किया गया है। एंड तीसरा है संविदा श्रम अधिनियम। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि फोर्थ वाला जो है समान परिश्रमिक अधिनियम,
ये इसको शामिल किया गया है मजदूरी संहिता 2019 के अधिनियमों में। तो इस प्रकार से इसमें करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एंड समान पारितोषिक अधिनियम 1976। संविदा श्रम अधिनियम इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा? जो संविदा श्रम अधिनियम है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमानुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे बताना है कि जो राज्यों के गठन वर्ष यहाँ पे उसके काल क्रम के अनुसार यहाँ पर उसको व्यवस्थित करना है कि किन राज्यों का गठन सबसे पहले हुआ है और किन राज्यों का बाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ है हरियाणा का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पहले हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हरियाणा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1966 में। कब हुआ है? हरियाणा का जो गठन है वो हुआ है 1 नवंबर 1966 में। गोवा की बात करेंगे तो गोवा का हुआ है 30 मई को, 30 मई 1987 में। देन उसके बाद झारखंड का हुआ है, तो झारखंड का हुआ है 15 नवंबर 2000 में। किसमें हुआ है? 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना की बात करेंगे तो इसका हुआ है 2 जून 2014 में। कब हुआ है? 2014 में। ओके, ये तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4, 1, 3, 2 ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके कालक्रम के अनुसार। नीचे भी यही दिया गया है, सेम आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। तो नागरिकता किसमें है आप बताएंगे? तो नागरिकता है भाग 2 में। किसमें है? नागरिकता है भाग 2 में। दैट मीन्स ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी का 4 मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो मौलिक कर्तव्य है 4A में। आपातकाल प्रावधान की बात करेंगे तो ये है किसमें? आपातकाल प्रावधान किसमें है? 18 में, भाग 18 में। देन निर्वाचन की बात करेंगे तो निर्वाचन है भाग 15 में। किसमें है? भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। सेम यही दिया है, एक्सप्लेनेशन में भी सेम। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, आपातकाल के प्रावधान भाग 18 में दिए हैं और निर्वाचन जो है वो भाग 15 में बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। मार्च 2020 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्रों के पुनः परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। मार्च 2020 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो इसमें से पूछा है कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। तो इसमें से बताना है किसकी नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसमें हो जाएगा
केवल 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उनको हटाने की शक्ति जो है वो संसद के पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 217 1 में प्रावधान है। उच्चतम या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। किसी न्यायाधीश को जब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। वही बात करेंगे तो लोक सेवा जो आयोग है उसके अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 317 में किया गया है। किसको? जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 317 में किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो किसके आदेश पे? राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है जब क्या है, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति दे दी हो उस आधार पे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। कथन और कारण वाला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कथन यहाँ पे दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, संत शैली तथा परंपरागत शैली के तत्व समाहित हैं। वास्तव में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत प्राचीन है, जैसे वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र है। इसीलिए क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे बोला है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है और लगाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम और दूसरा है शाही पद अधिनियम, तीसरा है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ये कब गठित हुए हैं? तो ये इनके यहाँ पे ईयर्स दिए हैं, उन पे मैच करना है। और लास्ट है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो ये है 1878 में। कब है? 1878 में। दैट मीन्स यहाँ पे ए पे 2 हो जाएगा। देन शाही पद अधिनियम की बात करेंगे तो 1876 में। कब है? 1876। यहाँ पे हो जाएगा वी का 1। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे तो 1861 में, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1869, यानी कि 3rd। 2143 यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किस में है? 2143, ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2143। और देखिए आप, सेम वही है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876,
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 एंड भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। और आप देखिए यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे 15 क्वेश्चन। यहाँ भी सेम है वही, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है यानी कि मैच करना है। तो यहाँ पे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है आर्टिकल 124 में, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग है 324 में, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग है 280 में यानी कि 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये है 315 में यानी कि ए पे 1 हो गया, निर्वाचन आयोग वी का 4 हो गया, वित्त आयोग 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 1423 किसमें है? 1423, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में, निर्वाचन आयोग 324 में, वित्त आयोग 280 में है और संघ लोक सेवा आयोग जो इसमें है 315 में। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो है 315 में। नेक्स्ट है यहाँ पे लाभ का पद शब्द जो है परिभाषित किया गया है, तो ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। लाभ के पद का संविधान में उल्लेख तो है किंतु इसे परिभाषित नहीं किया गया है। वर्तमान में लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थायित्व प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने समय समय पर इस संदर्भ के निर्णय में लाभ के पद के लिए कुछ कारकों का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। बोला है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आइए देखते हैं भारत का जो संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है। यद्यपि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, परंतु दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसके 2 अभिप्राय हैं। प्रथम, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और द्वितीय, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को एकात्मकता की भावना में संघ नाम दिया गया है। संघ से अलग होने के लिए वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की सुरक्षा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये किसका कहना है? ये है केसी वियर का। केसी वियर का कहना है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है केसी वियर का। जबकि डी बसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। किसके अनुसार? डी बसु के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन दिया है भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संतति का परिणाम है। तो यहाँ पे 1963 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1966। क्या होगा? 1966 होगा यहाँ पर, 1963 की जगह। तो कथन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। कारण यहाँ पे दिया है राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकती है। कितनी? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित
कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कारण है वो सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा इसमें और कारण जो है वो सही हो जाएगा, परंतु क्या है, आर जो है वो सही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट नहीं, बी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 63 दिया हुआ है, बट यहाँ पे 63 नहीं होगा। यहाँ पे जो भारतीय वन सेवा का जो अस्तित्व है 1966 में ये अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा और कारण है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे बी ऑप्शन इन्होंने लगाया है और बी ऑप्शंस में दोनों ही एक जैसे, ए और बी ऑप्शन यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप इधर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा आईएफएस 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1966 में अस्तित्व में आई। कब आई? 1966 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। बोला है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि संसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। दैट इज प्रेसिडेंट से मिलकर। किससे? प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। बाकी कार्य एवं समान न्याय का अधिकार जो निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कार्य एवं समान न्याय का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, ये क्या है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है, तो किससे संबंध है, जनहित मुकदमों से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित मुकदमों से है। जनहित याचिका के आरंभ से ही न्यायिक सक्रियता को स्थापित किया गया है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक सिद्धांत है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में न्यायिक आधिकारिक निर्णयों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है 22। भारत में निम्नांकित में से जनहितवाद के उद्देश्य में कौन नहीं है। तो जनहितवाद के उद्देश्य में लोक उपहति का प्रचार जो है वो नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। इसकी अवधारणा की शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में हुई, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर इसके प्रवर्तक रहे। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना, लोक उपहार का विशुद्ध निवारण करना है। नेक्स्ट बात करेंगे 23 की। NIR का पूर्ण रूप है, तो NRI का पूर्ण रूप है नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI का पूर्ण रूप है कौन सा, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जिसका तात्पर्य है अनिवासी भारतीयों से है। जिसका तात्पर्य किससे है, जो अनिवासी भारतीयों से इसका तात्पर्य है। भारत के ऐसे नागरिक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास करते हैं क्या कहलाते हैं, अनिवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे NCTC का पूरा स्वरूप क्या है। तो NCTC का जो पूरा स्वरूप है वो है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। क्या है इसका पूर्ण रूप, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। नेशनल काउंटर जो टेररिज्म सेंटर यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र का गठन
तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम की पहल पर किया गया था। इसे 1 मार्च 2012 से प्रभावी रूप में आना था, परंतु पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यह आईबी, रॉ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी तथा राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 25। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। तो सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीयकरण। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सहभागी लोकतंत्र से तात्पर्य है जिसे क्या है, जिसमें देश की जनता की समुचित भागीदारी हो। सहभागी लोकतंत्र की विशेषताओं में परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं उत्तरदायी एवं जवाबदाही क्या होते हैं इत्यादि आते हैं, जबकि शक्तियों का केंद्रीकरण अधिनायक शासन व्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। तो ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। किसने बोला है, मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघ कहा है किसको, भारतीय संघ को। विभिन्न विचारकों ने भारतीय संघ को विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघ, ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया है सहकारी संघवाद तथा आइवर जेनिंग्स ने दिया है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ क्या है संघ कहा है। किसने, आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य के प्रमुख की प्रतिकृति है, क्या है, प्रतिकृति है। तो ये है ब्रिटेन के। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं। भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों में कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कुछ सदस्यों से मिलाकर बनी सरकार की सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्था होती है एवं नाम का राज्य क्या होता है, प्रमुख होता है महारानी एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 28 की। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो पहला तो है राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य वित्त आयोग और तीसरा है जिला पंचायत। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के तहत जिनका गठन होता है उसे संवैधानिक अधिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकरण कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग तथा 243 बी के तहत जिला पंचायत के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स करके कि और किस सब्जेक्ट के मुझे जो PYQs हैं वो करवाने चाहिए, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री या साइंस आप कमेंट करके बताइए। जो भी आप सजेस्ट करेंगे उसके PYQs को स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। पहला है यहाँ पे संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तो राज्यसभा क्या है, एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है, ना कि क्या है, मूलभूत अधिकार। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में समाविष्ट किया गया है। किसको, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट यहाँ पर
राज्यसभा धन विधेयक को नहीं लेकिन वित्त विधेयक को रोक सकती है। तो राज्यसभा क्या है, धन विधेयक को नहीं लेकिन किसको रोक सकती है, वित्त, जो वित्तीय बिल होता है उसको रोक सकती है। कौन, राज्यसभा। तो यहीं पे वो वही सेम दिया है कि जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को नहीं लेकिन वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विवाद का निपटारा कर सकता है, ना कि दोनों सदनों का। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के विवाद का निपटारा कर सकते हैं, ना कि दोनों सदनों का। संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद को संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, परंतु धन विधेयक पर विवाद के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किसमें, धन विधेयक पर अगर कोई विवाद होता है तो उसके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है, लोकसभा का यहाँ पर नियंत्रण रहता है धन विधेयक में। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं। तो एक ही समान प्रक्रिया से क्या है, अपदस्थ किए जा सकते हैं। तो कौन से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 5 में हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 1, 2 एंड 5 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है। एक ही समान प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है, इनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। सूची 1 में अधिकारी दिए हैं और उनसे रिलेटेड संस्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कहाँ बैठता है, ये राज्यसभा में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये बैठते हैं लोक लेखा समिति। इसमें क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता, तो भारत का जो महाधिवक्ता है वो कहाँ, क्या हो जाएगा इसमें, उच्चतम न्यायालय। भारत के महाधिवक्ता कहाँ, उच्चतम न्यायालय। और भारत के महान्यायवादी, तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो लोकसभा की बैठक में बैठ सकते हैं। किसमें, लोकसभा की बैठक में। इसका मतलब है इसमें हो जाएगा 3142, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीचे भी यही है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, और महान्यायवादी लोकसभा की बैठक। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मौलिक कर्तव्य, ये आपको बताना है कि किसको किसके साथ यहाँ पर मैच करना है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, यानी कि ए पे 3rd हो जाएगा। बी है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो किसके तहत, मिनर्वा मील केस के तहत, यानी कि बी पे 1 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे मूल ढांचे का सिद्धांत, तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया है, केशवानंद भारती केस में, यानी कि 4 हो जाएगा इसमें। इसमें कौन सा था, 1। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 23 में। जो इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो निषेध है वो आर्टिकल 23 में दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2, डी पे 2 हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 4, 2 यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसमें, मिनर्वा मील केस। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें है, केशवानंद भारती केस में।
और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त में कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, तो ए का 3 किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी पे 1 है, यानी कि राज्यसभा का जो उपसभापति, ये क्या है? राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा? लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं उपराष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 324 के तहत। राज्यसभा के उपसभापति का जो निर्वाचन है, किसका? उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय पद जो मत पद्धति के तहत करते हैं। किसके? जो निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, किस प्रणाली से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है यहाँ पे भारत में लिखित संविधान है, तो इसमें बोला है कि भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। कारण भी सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे का एक्सप्लेन यानी कि स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में लिखित संविधान है और कारण जो आर दिया गया है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को। नेक्स्ट है यहाँ पे समान राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाज के सभी वर्गों, दलों तथा हित समूहों एवं अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो कथन यहाँ पर दिया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व को व्यापकतम बनाने का लक्ष्य होता है। इसमें सभी वर्गों, बलों, हितों तथा समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे संवैधानिकतर अधिकार का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? अर्थ है इसमें वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिकेतर जो अधिकार है उसका अर्थ है कि वह शक्ति जो कि संविधान सम्मत नहीं है, अर्थात वह अधिकार जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संवैधानिकेतर जो है अधिकार की श्रेणियों में आता है। किसकी श्रेणियों में? अधिकारों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की। बोला है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य या कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो इसमें है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट नहीं है। संविधान के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। से सभी कथन क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। सारे कथन यहाँ पर क्या है? सही है। कौन कौन से हैं? तो है पहला है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बिल्कुल सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय क्या है? किस राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट 4 वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में ये पारित हुआ था। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक योजना सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित किया था। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो कब प्रदान की गई? 30 दिसंबर 2008 को। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है 1975 में। बंधुआ जो मजदूर उन्मूलन अधिनियम है 1976 में पास हुआ, परंतु इसे 25 अक्टूबर 1975 से ही भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया? 25 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। वर्ष कब, किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? यानी कि सबसे ऊंचा कौन है? तो कौन है? संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है एंड शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। किसके? शासन के जो सभी अंग हैं वो संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक क्या है? तो भारत में ये है वैधानिक अधिकार। चुने जाने एवं चुनने का अर्थात मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ध्यातव्य हो कि संविधान में निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कृत्यों की केवल रूपरेखा है। कुछ नोट दिया है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आइए देखते हैं। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत सरकार बाद मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार को विधिक अधिकार माना गया, परंतु छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो संवैधानिक अधिकार माना गया था। कौन सी परीक्षा में? जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है उसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है वो माना था संवैधानिक अधिकार। पर जो आरओ जो प्री पेपर है उसमें माना है वैधानिक अधिकार। ये वाला ऑप्शन नंबर डी उसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस के जो पुस्तक के लेखक हैं वो है अमर्त्य सेन। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन।
इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तथा 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? अमर्त्य सेन को 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 45 की। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जीएन धवन। कौन लेखक है? जीएन धवन जो है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं। और कौन है इसके? एंटोनिमी जो जे पार्ले जो हैं इस शीर्षक की पुस्तक लिखे हैं। इसी शीर्षक की जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं? एंटोनी जे पार्ले। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 46 क्वेश्चन की। द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पे बी आर नंदा जी। कौन है? बी आर नंदा जी हैं। वो द नेहरूज मोतीलाल एवं जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 47 सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह है नरेंद्र देव। कौन है इस पुस्तक के लेखक? नरेंद्र देव। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम ये हुआ था 1954 में प्रथम बार लागू हुआ था। इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को दंडित करने का प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 49 की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो यह है बिहार में। बिहार में सन 1967 से 1971 के मध्य सर्वाधिक 9 बार गठबंधन सरकारें गठित की गई हैं। कितनी बार? 9 बार जो है गठबंधन सरकारें गठित की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च व उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्व इच्छा से रखा है, यानी कि स्वयं की इच्छा से रखा है। तो यह है न्यायमूर्ति के कन्नन। कौन है? न्यायमूर्ति के कन्नन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कन्नन ने सबसे पहले ब्लॉग शुरू किया। इनकी कानूनी टिप्पणियां एवं चर्चाएं उनके ब्लॉग पर हैं। उन्होंने ब्लॉग पर ही संपत्ति घोषित की। ऐसा करने वाले वे पहले न्यायाधीश हैं। ये परंपरा आगे बढ़ी और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीवी श्यालेंद्र कुमार ने अपने ब्लॉग में व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। नेक्स्ट बात करेंगे 51 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है वो है लंदन में। कहाँ पे स्थित है? लंदन में। यह मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील ने 28 मई 1961 को समाचार पत्रों में दी गई है। तो कब की गई? 28 मई 1961 को एक अपील के साथ इसको किया गया था। विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। विश्व के लगभग सभी देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 52 की। निम्न में से विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है श्री मावो भंडार नायके। कौन है? श्री मावो भंडार नायके। श्री मावो भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। किसकी? विश्व की। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1966 में बनी तथा विश्व में दूसरी है इंदिरा गांधी और भारत में पहली। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की 1977 में। प्रथम प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1988 में बनी। नेक्स्ट बात करेंगे 53 की। बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को नीदरलैंड्स के हेग शहर में की गई। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। भारत के डॉक्टर नगेंद्र सिंह तथा आर.एस. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। फ्रेंच तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषाएं हैं। ज्ञातव्य है कि हेग नीदरलैंड में 11 मार्च 2003 से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने ही कार्य करना प्रारंभ किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की कार्य अवधि है कितने वर्ष की? 9 वर्ष की। अभी डिस्कस किया ही है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके न्यायाधीश को कार्य अवधि है 9 वर्ष की। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आधिकारिक दस्तावेज जो है वो संबंधित है श्वेत पत्र से। श्वेत पत्र भारत से संबंधित है। भारत की सरकारी रिपोर्ट तथ्यों सहित श्वेत पत्र में प्रकाशित की जाती है। ऑरेंज बुक की बात करेंगे तो ये नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे येलो बुक। तो येलो बुक क्या है? फ्रांसीसी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक, तो ग्रे बुक है बेल्जियम एवं जापान सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रीन बुक की बात करेंगे तो इटली एवं ईरान सरकार की रिपोर्ट। ज्वाइंट पेपर की बात करेंगे तो ये 2 या अधिक सरकारों का संयुक्त दस्तावेज कहलाता है ज्वाइंट पेपर। नेक्स्ट है 56। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो ये गया उत्तराखंड में। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। इसमें गोरखाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया गया, जिसके आधार पर उन्हें पिछड़े वर्ग में रखा गया। कौन से वर्ग में? पिछड़े वर्ग में। नेक्स्ट बात करेंगे 57 की। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो ये है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय या राजनीति वर्चस्व। तो इसमें सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत एक विशाल देश है। यहाँ क्षेत्रवाद फैलाने के अनेक कारण हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। पहला है आर्थिक शोषण, दूसरा है असंतुलित विकास, तीसरा है राजनीतिक प्रभुत्व, चौथा है सांस्कृतिक अस्तित्व का खतरा एंड पांचवा यहाँ पे दिया है राजनीतिकों के व्यक्तिगत हित। भूमिपुत्र सिद्धांत तथा राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग क्षेत्रवाद का आर्थिक पहलू है। किसका है? क्षेत्रवाद का। नेक्स्ट है यहाँ पे 58। राज्यों के वित्तीय लेखों का नियंत्रण रखता है। तो वित्तीय लेखों का नियंत्रण रखता है यहाँ में कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य वित्त सचिव। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव में से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो संघ के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है 59। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़कियों के लिए कितनी है विवाह की आयु? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। वयस्कता अधिनियम के द्वारा भारत में विवाह की आयु लड़कियों के लिए विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम आयु में विवाह करना क्या है? कानूनन अपराध है। नेक्स्ट है यहाँ पर 60। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये किया गया है
भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा एंड संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। तो इसमें तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी तीनों के द्वारा जो है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी तीनों के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट में भी किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये एक नहीं किया गया है, जुर्माने या अर्थदंड में संबंधित उपबंध को क्या है धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया है। बाकी सारे हैं कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये क्या है सारे धन विधेयक के उपबंध में शामिल किए गए हैं। बट जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो हैं वो धन विधेयक में शामिल नहीं किए गए। धन विधेयक के उपबंध में जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध सम्मिलित नहीं है। धन विधेयक के अंतर्गत किसी कर के आरोपण, उत्साधन, परिहार या विनियमन करने से संबंधित विषय आते हैं। भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने को विनियमित करना या प्रत्याभूत करना भी धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक के अंतर्गत ही भारत के संचित निधि या आकस्मिकता निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां भी संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 62, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका को संतुलन चक्र कहा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के स्वतंत्र रहते हुए अपने कार्यों को संपन्न करे। नेक्स्ट है 63, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? तो ये हुई है अमेरिका में। लिखित संविधान की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी संविधान है वो कैसा है? निर्मित एवं लिखित संविधान है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि क्या है यहाँ पे? क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया जाता है। गणतंत्रात्मक राज्य वह राज्य होता है जहाँ शासन का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, तथा राजतंत्रात्मक राज्य वह होता है जहाँ शासन का प्रधान कैसा होता है? वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन क्या है? राजतंत्र है। भारत क्या है? गणतंत्र है और ब्रिटेन क्या है? राजतंत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर 65, कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन, कठोर संविधान क्या है? जिसमें संशोधन विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कठोर संविधान। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। 26 जून 1945 को संपन्न सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में विश्व के 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। कौन है इसके महासचिव? एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट है 67,
बोला है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, तो ये इसमें है नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। क्या है? कानून के समक्ष समानता, तो ये नागरिकों को और जो गैर नागरिक हैं उन दोनों को ये प्राप्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य के नाम का परिवर्तन, तो ये राज्य विधानसभा की शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नए राज्य का निर्माण, तो नए राज्य का निर्माण जो है उसको किसकी शक्ति है, संसद में इसकी शक्ति होती है। नए राज्य के निर्माण में संसद की शक्ति होती है। सरकारी नौकरी में अफसर की समानता, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसमें? सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। तो यहाँ पे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के नाम पर परिवर्तन के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा, क्या दिया गया है, विधि द्वारा काम में दिया गया है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। खा में दिया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। गा में दिया है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। और घ में है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और डा में दिया गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन दिया है विद डिटेल के साथ, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 68, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला। कैसा है? ना ही कठोर और ना ही लचीला। भारतीय संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान ने उक्त दोनों के गुणों को समाहित किया, जिसके फलस्वरूप संविधान में संशोधन साधारण बहुमत व विशेष बहुमत दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 69, कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें है भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा रॉन्ग। भारतीय संसद जो है संप्रभु संस्था नहीं है। भारत में संसद को प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है तथा संसद संविधान के द्वारा सीमित है। संसद जो है वो संविधान द्वारा सीमित है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। तो भारत में कौन संप्रभु है? हम भारत के लोग। कौन सा है? हम भारत के लोग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में संप्रभुता हम भारत के लोग में निवास करती है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है, ना इसमें क्या है, इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, जिसका अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है। क्या किया है? निर्मित तथा स्वीकृत किया है। नेक्स्ट बात करेंगे 71 की। तो 71 में है प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अन्य स्वामी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अन्य स्वामी है। सदन की कार्यवाहियों के अंश को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करना सदन के विशेषाधिकार का हनन है। अतः प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 72, पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। तो यह है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई। इसके तहत स्थापित पहला विकास कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को हुई है। कब हुई है? 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है 73। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मैच करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर सूची 1 में नए राज्यों का गठन और यहाँ पर उनके कुछ भाग या कुछ आर्टिकल दिए हैं, वो बताने हैं आपको। नागरिकता किसमें है? तो नागरिकता है संविधान के भाग 2 में। किसमें है? संविधान के भाग 2 में, यानी कि बी का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो वी का 1 किसमें है? इसमें है सर। सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, वी का 1 इसमें है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए पे 2 है, यानी कि नए राज्यों का गठन, ये किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन का प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार दिए हैं भाग 3 में। किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो है भारतीय संविधान के 323 ए में। किसमें है? 323 ए में। तो इस प्रकार से इसमें ए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नीचे भी वही दिया है सेम, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में, नागरिकता संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। नेक्स्ट है 74। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत करता है? तो ये करता है संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। किसके? 323 का के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर 75। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360 का, आर्टिकल 360 का। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, जिसका प्रयोग अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ व प्रतिज्ञान से है। किसका? अनुच्छेद 60 का। वहीं अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से संबंधित है, जिसका प्रयोग अब तक 3 बार किया जा चुका है। इसका आर्टिकल 352 का। जबकि अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से है, जिसका कई बार उपयोग हो चुका है, यानी कि प्रयोग हो चुका है, आर्टिकल 356 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 76। बोला है देश में मध्य प्रदेश समयबद्ध लोक सेवाओं की गारंटी देने वाले आदेश पारित करने वाला पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है यहाँ पर पंजाब। पहला राज्य है एमपी और दूसरा है पंजाब। आम जनता का वह अधिकार है कि वह कुछ सार्वजनिक सेवाओं को तय समयावधि में पाने का हक रखती है। सेवा का अधिकार कहलाता है। इसके तहत तय समय सीमा में काम का जो है निपटारा करना संबंधित अधिकारियों की बाध्यता होती है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के द्वारा सबसे पहले यह कानून लागू किया। अब पंजाब, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में भी ये कानून लागू है। तो कहाँ कहाँ पे? पंजाब, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर 77। 77 में दिया है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन में इसमें दिया है आरक्षण ने अपना संवैधानिक उद्देश्य खो दिया है। बिल्कुल सही है, संवैधानिक उद्देश्य खो दिया आरक्षण ने। बट कारण यहाँ पर दिया है सभी वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग तथा सभी को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो सभी को तो नहीं किया जा रहा है, तो इसमें कारण गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ए सही है परंतु आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए अर्थात आरक्षण ने अपना संवैधानिक उद्देश्य खो दिया है, बिल्कुल सत्य है।
तथा कारण अर्थात सभी वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग तथा सभी को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर 78, बोला है भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। किसके निर्माण में? जनमत के निर्माण में। तो ये होता है मुख्य तत्व स्वतंत्र प्रेस। 20वीं शताब्दी के युग में स्वतंत्र प्रेस यानी कि मीडिया जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व है। यह जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है। यह व्यवस्था की समस्याओं, मुद्दों, तनावों, द्वंद्वों, सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक प्रमुख होती है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अनुसार स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है। नेक्स्ट बात करेंगे 79 की। 79 में बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वह क्या है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? तो कौन थी? पॉल एपिलवी रिपोर्ट। पॉल एपिलवी कमेटी का गठन 1953 में प्रशासकीय तंत्र में सुधारों की सिफारिश के लिए किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 81 की। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला है इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। संपूर्ण क्रांति, यह है चंद्रशेखर। तो संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर यहाँ पर नहीं होगा, इस ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण, ये वाले। और दल विहीन लोकतंत्र, इसमें भी जयप्रकाश नारायण, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, जयप्रकाश नारायण। चंद्रशेखर की जगह होगा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुशासन पर्व। तो यह है विनोबा भावे, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी वही दिया है सेम, संपूर्ण क्रांति जो है वो यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है पॉल ब्रॉस ने। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन एनसीईआरटी के द्वारा 12वीं कक्षा के लिए किया गया था। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक पॉल और ब्रास हैं। पॉल और ब्रास हैं, जबकि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी हैं। किसके? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अनुच्छेद 61 की बात करेंगे। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग बताया गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 67 के खामे। तो 67 खामे दिया गया है जो है उपराष्ट्रपति को हटाना। किसको? उपराष्ट्रपति को हटाना, दैट इज यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2, 3 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी 2, 3, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 94 की बात करेंगे तो 94 में है स्पीकर को हटाना, 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 90 की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, आर्टिकल 90 में बताया गया है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम वही यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 के खामे उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना एंड 90 में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनको हटाने की जो है प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो ये है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। संविधान की 7वीं अनुसूची व 3 सूची का उल्लेख करता है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची का विषय है, अतः इस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। कौन बनाएंगे? संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे मिलकर। नेक्स्ट है 85, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन है? यह है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर 86, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वर्णित जो है सभी सही है, यानी कि कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक शासन प्रणाली के अंतर्गत देश की कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, लेकिन यह व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करेंगे 87 की। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषताएं समान है। तो इसमें है राष्ट्रपति के पास जो है पॉकेट वेटो की शक्ति है। तो ये वाली जो विशेषता है वो क्या है? समान है भारत एवं अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बीच। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीति की बात करें तो यह व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस समानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसी संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वेटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि क्या है? ये सारी क्या है? भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में समानता है, भारत और अमेरिका की। नेक्स्ट है यहाँ पर 88, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है? उपरोक्त में से किसी का नहीं, यानी कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इनका भी नहीं है। भारत के वित्त मंत्री एंड अधिकृत मंत्री इन किसी का भी नहीं है। किसमें? धन निर्गम में। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। किसके अनुसार? विधि के प्रावधानों के अनुसार। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। संसद का संघ के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद के द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण अधिकार होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक संबंधित है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह लोक वित्त संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 89। आई थिंक 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, देन हम इस क्लास को एंड करेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं?
तो विशेष जांच दल के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति एम बी शाह। कौन है? न्यायमूर्ति एम वी शाह। न्यायमूर्ति एम वी शाह जो हैं वो काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। अंतरराज्य परिषद 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं है, 1952 में है। किस में है? 1952 में। यहाँ पर 2 हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। अंतरराज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, 6 अगस्त 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। नेक्स्ट है 91। उपभोक्ता संरक्षण कानून अस्तित्व में आया, तो ये कब आया? 1986 में। 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो अस्तित्व में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल में ही 1986 के 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया और शीघ्र ही पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन गया। 1993 व 2002 में इसे महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 92। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का ये। मतदान का अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के किस अध्याय से संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन से। जो मतदान का अधिकार है वो निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग या अध्याय 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क में दिए गए हैं। मतदान का अधिकार इसी भाग के तहत आता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास चित्त विकृति अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ना घोषित किया गया हो तो उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे आपके, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है और आज ये पॉलिटी के वीवाईक्यूज के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में एंड जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराता है आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज कंप्लीट डिस्कस करा दिया गया है। इनमें सारे टॉपिक्स को आपको डिस्कस कराया गया है। तो इसमें आई थिंक 90 to 20 क्लासेस होंगी। 1-1 घंटे की क्लासेस हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसकी मैराथन क्लास भी डाल दी जाएगी, तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए कि किस जो सब्जेक्ट की आप वीडियोस देखना चाहेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड साइंस, आप जिस सब्जेक्ट की बोलेंगे उस सब्जेक्ट की जो पीवाईक्यू सीरीज है उनको स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।